इंडियन स्टेट्स के अंदर हमने अभी तक बंगाल को देखा, वहां पे ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी आ चुका है। दूसरा था मैसूर, वहां पे भी और आ गया अब तो ग्रीन सिग्नल, यहाँ पे भी आपका नो एंट्री के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे बहुत ही बड़े फोर्सेस एस्टेब्लिश थे, वो थे मराठाज, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द पायोनियर फोर्सेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़े फोर्स के तौर पे यहाँ पे जो एस्टेब्लिश हुए थे वो थे मराठाज, और अब इनका नंबर लगेगा। और इसके बाद आएंगे 1840s तक जाते जाते, वो था सिख राज्य, जो पंजाब नाम का जो स्टेट था, उसकी हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा करें। मराठास के अंदर हिस्ट्री ऐसी है कि ये सब छोटे 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 सरदार हुआ करते हैं, मराठा चीफ हुआ करते हैं। वही मराठा चीफ अलग अलग सरनेम इनकी हुआ करती थी, मोरेस, जादव्स, घाटकेस, निम्बड़कर्स, देशमुख्स, देशपांडेस, एक थे भोंसलेस। वहां से ही इन्होंने कॉन्फेडरेसी बनाई, बोले 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सिंधिया से, गायकवाड़ से, होलकर से। इन्होंने से बहुत सारे लोगों ने इकट्ठे होकर कॉन्फेडरेसी बना दी, और वही कॉन्फेडरेसी के कारण इन्होंने पूरा एक यूनियन बनाने की कोशिश की, हम लोग राज करेंगे। मराठा सरदार की स्टोरी जो मैं आपको बता रहा, मोरेस, घाटकेस, निम्बड़कर, जादव, सावंत, बहुत सारे थे। इसमें से ये जो भोंसले जो सरदार हुआ करते थे, ये बहुत प्रोमिनेंस के ऊपर आते। एंड दिस भोंसले डायनेस्टी केम इनटू प्रोमिनेंस, और वहां से इनकी शुरुआत होती है, जब इनके सबसे जो फाउंडर होते हैं भोंसले डायनेस्टी के, जिनका नाम था शाहू जी, एंड ही एक्वायर्स पावर। ठीक है, तो सबसे पहले मराठा डायनेस्टी का जो भोंसले डायनेस्टी का जिन्होंने फाउंडेशन रचा था वो थे शाहू जी। शाहू जी के बाद इनके बेटे आए शिवाजी। शिवाजी के बाद उनके 2 वंशज और हुए, एक साइड पे हुए संभाजी और दूसरी साइड के ऊपर हुए राजा राम। इसके साथ साथ संभाजी के बाद दूसरे एक राजा है शाहू जी 2, और भी इनके बहुत सारे वंशज थे। हम लोग ज्यादा इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री के अंदर ना जाते हुए फिर से यहाँ पे कन्फाइन रहेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश कन्क्वेस्ट हुआ और उसके इर्द गिर्द घूमते रहे। स्टोरी ऐसी है कि पेशवा नाम की जो पोस्ट थी, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत अभी भी पिक्चर भी बन गई थी, दिस पेशवा यूज्ड टू बी वेरी लो की मिनिस्टर अंडर द शाहूजी डायनेस्टी। जब शाहू जी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वहां पे पेशवा नाम की एक पोस्ट हुआ करती थी, और बहुत ही कम काम वाला मंत्री था एक ऐसा, उसको एक सत्ता दे दी गई थी कि बॉस यहाँ पे तुम राज करोगे। धीरे धीरे होता ऐसा है कि संभाजी और शाहू जी 2, जो इसके बाद वाला जो किंग आया, मराठा राजा बन के आया, उसके टाइम तक आते आते ये बहुत ही पावरफुल बन जाता। शिवाजी से इसकी शुरुआत होती है, संभाजी और शाहू जी 2 के बाद, जब खेड़ की युद्ध के बाद, और उसके बाद पूरा का पूरा इनका डेवलपमेंट चला जाता है। हम लोग मराठा हिस्ट्री के अंदर मौका मिला तो हम लोग मिडीवल इंडिया करेंगे, तब उसके अंदर थोड़ा बहुत और देखने की कोशिश करेंगे। मराठास के अंदर हम लोग अभी थोड़ी बात कर रहे थे पेशवा की, क्योंकि हमारे लिए पेशवा ही सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाती है ब्रिटिश कन्क्वेस्ट को लेके, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनके ऊपर ही सबसे ज्यादा उंगली करते रहते थे और इन्हीं को ही सब्जिक्यूट करना था। पेशवा और थोड़े बहुत और भी मराठा सरदार थे। दी मराठा कन्फेडरेसी, जो इनका पूरा का पूरा यूनियन बना, उसके फाउंडर थे बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने ये पेशवाशिप की स्थापना की। इसके पहले भी 2-3 और पेशवा थे, बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज रियल पेशवास। इसके पहले भी 2-3 लोग थे। इसके बाद आए बाजीराव 1, जिनके ऊपर से आपने देख भी लिया होगा, ओके, मूवी भी। सो बाजीराव मस्तानी एंड काशीबाई एंड ऑल। सो बाजीराव 1 became the next Peshwa, and he is known as the one of the most pioneer in the, मतलब इसको एक रियल फाउंडर बोलते हैं, क्योंकि इसने जो मराठा साम्राज्य का जो नक्शा बनाया था ना, वो इसने बनाया। ये ठीक है, इसके बारे में ठीक है, किंग बिकम्स वीक एंड मेक्स द पोस्ट ऑफ पेशवा हेरिडेटरी। बालाजी विश्वनाथ के साथ ये भी था कि जैसे ही आपका राजा थोड़ा वीक हो जाएगा तो पेशवा की पोस्ट को थोड़ा हेरिडेटरी बना देता है। यहाँ बाजीराव 1 के अंदर आ जाता है। 1720 से लेकर 1740 तक ये इनका शासन चलता है, और इसके इर्द गिर्द ही पुट्स लार्ज एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। बहुत सारे मराठा सरदारों को बहुत सारी सत्ता देने के पीछे इसका बहुत बड़ा यह हाथ है। पहला एक स्टेट हुआ करता था ग्वालियर, वहां पे सिंधिया को बिठा दिया, बोले तुम वहां पे राज करोगे। इसके साथ साथ नागपुर में भोसले डायनेस्टी से किसी को बिठा दिया। इसके साथ साथ पेशवा में पुणे के अंदर, ठीक है, पेशवा खुद बैठता था, शनिवार वाड़ा आपने मूवी के अंदर देखा ही होगा। बड़ौदा के अंदर गायकवाड़ को बिठाया, और इंदौर के अंदर होलकर को।
सो यू विल सी दैट द मराठा कन्फेडरेसी एट दैट टाइम, ये 4-5 मेन सेंटर्स हुआ करते थे, ग्वालियर, नागपुर, पुणे एंड एज वेल एज सम पोर्शंस इन गुजरात, जहां पे आपका पूरा का पूरा गायकवाड़ डायनेस्टी यहाँ पे हुआ। इसी के साथ इन्होंने पूरी की पूरी अपनी बेस एस्टैब्लिश कर दी थी। तो बाजीराव वन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मराठा कन्फेडरेसी और मराठा एम्पायर को स्प्रेड करने के पीछे, और इसके अंडर में ही पेशवा वॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी, और वो अथॉरिटी के नीचे ये ये जितने आपके छोटे मोटे राजा थे वो सब आते थे। बट पुणे यूज्ड टू बी द मेन कंट्रोल पॉइंट एंड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी। अब मुद्दे की बात यहाँ पे होती है कि बालाजी विश्वनाथ थे, उनके बाद आपके आए बाजीराव वन, और बाजीराव वन के बाद यहाँ से सत्ता पेशवा की तरफ जाती है। दूसरे पेशवा आते हैं जिनका नाम था बालाजी बाजीराव या नाना साहेब। अब हुआ ये कि नाना साहेब के बाद यहाँ पे बाजीराव के दूसरे भी एक वंशज थे जिनका नाम था रघुनाथ राव, उनके भाई, ठीक है, इनके बालाजी बाजीराव के भाई हुआ कर। अब इनको पेशवा बनना था, बट इनकी मृत्यु के बाद माधवराव को पेशवा बना दिया गया जो इनके बेटे थे। अब चाचा को पेशवा बनना है और उसकी जगह भतीजा बन जाता है। आपके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, 4-5 बड़े बड़े सर्टिफिकेट्स है, बोले इतनी कंपनी में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, और एक फ्रेशर आके आपकी पोस्ट लेकर चला जाएगा तो कैसा लगेगा? नहीं पसंद आएगा। द सेम थिंग हैपेंस कि रघुनाथ राव वॉज वेरी मच एम्बिशियस पर्सन। इनके बीच में ये लड़ाइयां होती है, एंग्लो मराठा वॉरफेयर, इसका ही बैकग्राउंड हो रहा है। ये मराठा एंग्लो मराठा वॉरफेयर का ही बैकग्राउंड चलता है, जब रघुनाथ राव जो बहुत ही एम्बिशियस आदमी था, उसकी जगह उसका भतीजा आके बोलता है कि मैं पेशवा, तो क्या उसको बुरा लगेगा? डेफिनेटली। इसके कारण ये करता ऐसा है कि ये माधवराव जो था उसको मरवा देता है, उसका खून बदलता है। ही ट्राइज टू किल दिस पर्सन माधवराव एंड ट्राइज टू गेन पावर, बट इसके बाद स्टोरी अटकती नहीं है। स्टोरी में ऐसा हुआ कि माधवराव का एक थोड़ा सा नौजवान बच्चा था, एकदम ही फ्रेशली बॉर्न था, जिसका नाम था नारायण राव, और मराठा कॉन्फेडरेसी के एक नेता हुआ करते थे नाना फडणीस। नाना फडणीस बोलते हैं कि माधवराव का जो बेटा है नारायण राव, वो आज से रियल पेशवा हो। तो चाचा को तो ऐसा हुआ कि हाथ को आया मुंह ना लगा, बोले इसको मारा था इसके लिए क्योंकि मैं बनूंगा, तो उसका भी बेटा बिठा दिया। ये तो मेरे से 30 साल जूनियर है, ये तो 15 साल ही था। सो यू सी दैट रघुनाथ राव, ड्यू टू हिज होल एम्बिशियस थिंग, और उसको पेशवा बनना था, तो वो कहाँ जाएगा? उस टाइम के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत बैकग्राउंड के अंदर देखोगे तो एक फोर्स अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी थी, वो थी ब्रिटिश। इसके बाद ठीक है बाजीराव 2 भी आता है, इसके बाद इसका नंबर लग जाता है पेशवा की तौर के ऊपर, बाजीराव 2 हम लोग आता है। What will रघुनाथ राव do? रघुनाथ राव अब क्या करेगा? In search of a friend, he concludes a treaty with the British at सूरत। 1775 के पार इर्द गिर्द वो सूरत नाम की जगह पे अंग्रेजों के साथ एक संधि करके आता है। संधि के अंदर बोलते हैं अंग्रेजों को कि बॉस यार तुम मेरी मदद कर देना, मैं पेशवा बना तो मैं तुमको थोड़ी बहुत जमीन खैरात में दे दूंगा, बट मुझे मेरी पॉलिटिकल एम्बिशंस पूरी करनी है। अंडर दिस बैकड्रॉप द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर टेक्स प्लेस। पहली अंग्रेजों और मराठा के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसका कारण ट्रीटी ऑफ सूरत था, या ट्रीटी ऑफ सूरत के बैकग्राउंड के अंदर ही मराठा और अंग्रेज लड़े थे। The English took the help. English was supposed to help रघुनाथ राव की मदद करेंगे, and 2 areas सालसेट एंड बसेन were to be given to the Britishers। और भी इनकी बहुत सारी मुद्दे थे ट्रीटीज के अंदर, बट मैं आपको वही ब्रॉडर ट्रेंड पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिर से अंग्रेजों ने क्या किया कि ट्रीटी कर दो, इनके बीच में डिवीजन बैठा दो। बट हुआ ये कि इनके जब ट्रीटी की तो ट्रीटी 2 स्टेट्स के बीच में हुई, 2 राज्यों के बीच में हुई। एक तो था बॉम्बे स्टेट जो अंग्रेजों का बॉम्बे प्रोविंस हुआ करता, बॉम्बे काउंसिल हुआ करती, और दूसरी साइड पे थे मराठा जो रघुनाथ राव की अध्यक्षता में ये सब पूरी की पूरी बातें कर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अगर आप देखोगे तो वहां पे एक प्रोविजन दिया गया है लॉज के अंदर, वेयर दी कलकत्ता काउंसिल इज गिवन सुपरवाइजरी अथॉरिटी ओवर द बॉम्बे एंड द चेन्नई काउंसिल। चेन्नई और बॉम्बे के ऊपर कलकत्ता सुपरवाइजरी पावर्स उसको दे दिए जाते हैं 1773 में, जब ये आपकी रेगुलेटिंग एक्ट पास की। तो ये जो एक्ट हुआ था, ये जो ट्रीटी हुई थी, वो किसके बीच में हुई थी? बॉम्बे और मराठा के बीच में। तो कलकत्ता वाला क्या बोलेगा कि बॉस तुम्हारी ये जो आपने ट्रीटी की है ना वो इलीगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
the Britishers inside the whole there was this power struggle within the British army और British authority के अंदर, जहां कलकत्ता का काउंसिल बोलता कि मैं बड़ा, बॉम्बे बोलता है तू निकल मैं बड़ा. Okay, as a result of this thing, the Calcutta became the supervising authority over Bombay and Madras. As this treaty was signed between Bombay Presidency and Marathas, the Calcutta Council rejected this. बोले ये ट्रीटी ऑफ सूरत इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते. We do not accept this treaty of सूरत. बोले ये फर्जी है, ये इलीगल है, इसके ऊपर हमारे दस्तखत नहीं है, ये नहीं चलेगा. तो अब क्या किया जाए? बोले हमारे साथ ट्रीटी करो. तो एक नई ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, एक साल के अंदर ही 1776 में. और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर कलकत्ता ने मराठास के अंदर की, पर मराठास को पसंद नहीं आ रहा था कि हम लोग ये कलकत्ता के साथ ट्रीटी करें. तो इसके कारण जो पेशवा यहाँ पे बैठा था पुणे के अंदर, उसको ये चीज पसंद नहीं आती, और बॉम्बे की गवर्नमेंट थी उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद आती. बोले व्यवहार हमको यहाँ बॉम्बे और सूरत के इर्द गिर्द करना, और कलकत्ता वाला काहे दखल अंदाजी कर रहा है बीच में. वी डू नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ इंटरफियरेंस. और तो पुणे को भी नहीं पसंद आ रही. तो बोले अब क्या करें? बोले तीसरी ट्रीटी कर देंगे जिसे कहा गया ट्रीटी ऑफ वडगांव. तो सूरत से शुरू हुआ था, सूरत नहीं सक्सेसफुल जाता तो बोले पुरंदर कर देते हैं, और तीसरी ट्रीटी करते हैं ट्रीटी ऑफ वडगांव. अभी ये ट्रीटी ऑफ वडगांव फिर से बॉम्बे और पेशवा नहीं थी. अगेन द सेम थिंग हैपेंस कि कलकत्ता को पसंद नहीं आएगा ब्रिटिश अथॉरिटी जहां पे जो बैठी है, और इसके बैकड्रॉप के अंतर्गत ये कलकत्ता और बॉम्बे के बीच में रिफ्ट बढ़ता रहता. अभी जब ये सब चीजें हो रही थी, इन दिस बैकग्राउंड ब्रिटिश आर्मी ग्वालियर के ऊपर अटैक कर. ग्वालियर किसके अंडर में था? सिंधिया के अंदर. और सिंधिया बोलता है कि यार माई बाप गलती हो गई, एक काम करते हैं, मैं मीडिएटर बन जाता हूँ इंग्लिश और पेशवा के बीच में. बोले आपकी सेना और पेशवा जहां पे मेरा बॉस बैठा है ना पुणे के अंदर, वहां पे मैं थोड़ी बहुत तो आपकी मदद कर दूंगा. और इसके बैकड्रॉप के अंदर ही यहाँ पे ये युद्ध के अंदर थोड़ी बहुत शांति लाने की कोशिश की जाती है, और एक नई ट्रीटी हुई जहां पे इसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सालबाई, जहां पे बोला गया कि मराठा और अंग्रेज अब नहीं झगड़ेंगे, एंड दे विल फोकस ऑन कॉमन एनिमी. और वो कॉमन एनिमी कौन था? मैसूर, जिसे हमने देखने की कोशिश की थी कि बाजीराव बल्लाल, कैप्टन रसल और निजाम तीनों मिलके बोले हैदर अली को उखाड़ देंगे. ये खत्म हुआ. इसके बाद स्टोरी आगे चलती है. 1803 के आसपास का टाइम है. फिर से मराठास के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हो रही थी. आप देखोगे, अगर मराठास की हिस्ट्री पढ़ोगे तो पेशवा अपनी पकड़ बनाने के लिए बहुत और कसने की कोशिश कर रहा हो, पर पेशवा के नीचे जितने भी अथॉरिटीज थी ना, सिंधियास थे, होलकर थे, भोसले थे, गायकवाड़ थे, दे वर नॉट लाइकिंग. कौन किसी को पसंद आएगा? मुगल के अंदर नहीं पसंद आ रहा था, इसके कारण तो इंडिपेंडेंस हो गई. तो दे ऑल्सो वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट. बोले हमको भी अलग चाहिए, आजादी चाहिए. तो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1803 से लेके 1806 के बीच में चलती है, जिसका रीजन था इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन दी कॉन्फेडरेसी. अंग्रेजों के अंदर ही इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयां, मराठास के बीच के अंदर ही बहुत सारी लड़ाइयां हो रही थी. इसके कारण ही ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ. अंग्रेजों ने इसका फायदा उठाया. दो लोग झगड़ रहे हैं तो वही वो बिल्ली वाली फाइट पूरी की पूरी करा दी. स्टोरी यही है कि ये जो पेशवा था बाजीराव टू, जो रघुनाथ राव के बाद आया था, उसका वंशज, ही वाज अ वेरी कावर्ड पर्सन. ओके, तो बहुत ही पट्टू पर्सन था. एंड ही किल्ड अ होलकर प्रिंस. पुणे के अंदर वो होलकर का कोई राजा आया था, उसका मार देता. एज ए रिजल्ट ऑफ दिस थिंग वो मार के वो खुद भाग जाता है, और होलकर वहां पे जो विनायक राव नाम के एक आदमी को पेशवा बना देता है पुणे के अंदर. तो ये सब पूरी की पूरी चीजें चल रही थी. तो बहुत सारे लोग यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उनमें से अंग्रेज भी थे. बोले यार ये इनके बीच में कुछ लड़ाई चल रही है होलकर और पेशवा के बीच में, क्यों ना हम लोग कुछ इसका फायदा उठाने की कोशिश करते. इसके बैकड्रॉप के अंदर बाजीराव टू को खुद को पेशवा बनना था, पर उसकी जगह तो विनायक राव को होलकर ने बिठा दिया था. बोले आज के बाद ये विनायक राव पेशवा है तुम्हारा. तो ये बाजीराव टू एकदम फट्टू, ही वॉज अ वेरी कावर्ड पर्सन. ये बसीन नाम की जगह के पास चला जाता है. सालसेट और बसीन मैंने देखा था, आपको अगले वाली स्लाइड के अंदर बताया था. और इंग्लिश को बोलता है कि यार मेरे साथ समझौता कर दो, और वहां पे ट्रीटी ऑफ बसीन हो जाती. और अंडर दिस ट्रीटी ऑफ बसीन दी पेशवा वॉज मेड दिस सब्सिडरी अलाई. अंग्रेजों के साथ उसकी सहायक संधि करी जाती है. यू विल सी दैट सब्सिडरी अलाई वॉज वन ऑफ द मेजर टूल ऑफ ब्रिटिश डिप्लोमेसी. सहायक संधि, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जहां पे आप मेरे साथ संधि करोगे और मैं बोल दूंगा कि आपको अपनी सेना नहीं रखनी है आज के, मैं बोल दूंगा कि आप अभी किसी के साथ युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि आप मेरे मित्र हो, और मेरे पास आपका अधिकार रहेगा कि आप किसके साथ युद्ध करो और किसके साथ दोस्ती करो.
एज ए रिजल्ट मेरी पूरी की पूरी जो आपकी जो ऑटोनॉमी होगी वो मैं ले लूंगा, आपकी जो इंडिपेंडेंट होगी, आपकी जो फ्रीडम होगी। यहाँ पे भी यही होता है, जब वसीन की ट्रीटी कर दी जाती है पेशवा के द्वारा और उसको बोल दिया जाता है कि आज के बाद तुम हमारा सब्सिडरी अलाय होगा, तो ये चीज आपको बाकी सारे जो मराठा राजा हो गए, मराठा सरदार हो गए, उनको पसंद आएगी कि मेरा खुद का सरदार जिसका नाम है पेशवा, एक तो पहले मेरे साथ एक तो झगड़ पड़ा, उस पर झगड़ने के बाद भाग गया, उसके बाद जाके कहा जा रहा है अंग्रेजों के साथ और सब्सिडरी अलाय की ट्रीटी कर दी, सहायक संधि की। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस थिंग कि बाजीराव टू पेशवा जो यहाँ पे वसीम के पास चले जाते हैं और वसीम की संधि करते हैं और अंग्रेज उसको कंपेल करते हैं कि अगर तुझे वापिस पेशवा की गद्दी चाहिए तो हमारे साथ ऐसी ट्रीटी करनी पड़ेगी। ये चीज को आपके कोई भी मराठा सरदार हो गए वो एक्सेप्ट नहीं करते। द रिस्पॉन्स to this treaty by other Maratha chief were not good, and as a result of this thing भोसले and सिंधियास इन्होंने बोला कि हम लोग अभी अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ाई कर देंगे, हम लोग पेशवा के विरुद्ध तो जाएंगे, हम लोग अंग्रेज के विरुद्ध में भी जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सत्ता को छीनने के लिए पूरा का पूरा मुद्दा उठाया गया था। इसके साथ साथ 1804 के आसपास होलकर जो राजा थे वो भी कूद पड़ते युद्ध के अंदर और बोलते हैं कि अब तो दो हाथ कर लेंगे। तो ब्रिटिशर्स इन्होंने क्या किया कि इनको अच्छी तरह से खदेड़ के दौड़ा के मार के सबको अलग अलग ट्रीटीज कर देते और बोले बेटा बैठ जाओ, हम तुम्हारे पप्पा हैं। सो बाय 1803 to 1806 you will see that the Maratha Confederacy was ruined and shattered. मराठा कन्फेडरेसी को अच्छी तरह से तोड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जो पहली भूल की थी वो थी पेशवा बाजीराव टू ने। तो बाजीराव टू, बाजीराव वन तो बहुत बड़ा आपने देखा होगा रणवीर सिंह को, तो बाजीराव टू के ऊपर भी कोई पिक्चर बनना चाहिए, क्योंकि इसने मराठा नहीं होते तो हिस्ट्री कुछ अलग अभी हो सकता है। जैसे इसने यूपीएससी ने इस बार के मेंस के अंदर पूछ दिया कि गांधी नहीं होते तो क्या होता, मुझे क्या पता क्या होता है। ठीक है। सो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817-1818 के आसपास हुआ। इट वॉज पार्टली रिलेटेड टू द इंपीरियलिस्टिक डिजाइन ऑफ द ब्रिटिशर्स। अब देखिए कि तीसरी युद्ध हुआ, इसके बैकड्रॉप के अंदर मराठा ऑलरेडी वीक हो चुके हुए थे कि नहीं हुए थे, दो लड़ाई की थी, इनके अंदर ही किसी की बनती नहीं थी। अभी अंग्रेजों की खुद की एक ये साम्राज्यवादी जो विस्तार की जो सोच थी वो आगे बढ़ गई। हुआ ये कि 1813 के अंदर चार्टर एक्ट आया और वहां पे अंग्रेजों की मोनोपली, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपली थी, वो हट गई थी। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस थिंग द ब्रिटिश बिजनेस इंटरेस्ट वाज ऑफ प्रोमिनेंस। बोले कुछ भी चाहिए हमको, धंधा चाहिए। तो धंधे के लिए क्या करोगे? यहाँ के नेटिव स्टेट से वो बीच में बहुत ऑब्स्ट्रक्शन उठा रहे हैं, प्रोटेक्टिव टैरिफ पॉलिसी लगा रहे हैं, टैरिफ बैरियर्स, नॉन टैरिफ बैरियर्स, कोटा बैरियर्स, स्टैंप बैरियर्स, ये बैरियर्स। बोले एक काम करो एनेक्स ही कर देते हैं। बोले व्हाट एन आइडिया सर जी। अंग्रेजों को पता था कि ऑलरेडी ये यहाँ के जितने भी नेटिव स्टेट्स से ये इतने सारे बैरियर्स लगाएंगे, उसको तोड़ ही देते हैं। कैसे? बोले एनेक्स कर दो। एनेक्स करोगे तो ऊपर से हमारे लिए फायदा होगा, रॉ मटेरियल डायरेक्टली आएगा और मार्केट भी अच्छा होगा। यू विल रियलाइज कि ब्रिटेन के अंदर जो मोनोपोली अबॉलिश की, वो मोनोपोली अबॉलिश करने के पीछे एक और फोर्स है जिसे कहा जाता है औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। एज ए रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे जैसे स्टार्टअप करने लग गए। बोले मैं भी स्टार्टअप एंड दे ऑल पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। बोले यार ईस्ट इंडिया कंपनी को क्यों मोनोपोली दे रहे हो, ये तो मोनोपोली है यार, ये 200 साल से यहाँ पे परवाना लेके बैठे, तो व्हाई नॉट टू ओपन द मार्केट। बोला मार्केट ओपन कराओ। अंग्रेजों को भी पता था कि मार्केट ओपन करेंगे रॉ मटेरियल और ज्यादा आएगा, डिमांड बहुत हो रही थी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी था। बोले कोई बात नहीं, व्हाट एन आइडिया, डायरेक्ट एनेक्सेशन शुरू कर दो। ईस्ट इंडिया कंपनी एक या दूसरा बहाना लेके स्टेट्स को अनेक्स करना शुरू कर दो। इफ यू सी दी एनेक्सेशन ट्रेंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी 1810 के बाद इतना जोर से चलता है, 1856 तक चले, 57 तक। When the revolt of 1857, 1857 का जो विप्लव हुआ, जो उसके बाद उसको थोड़ा शांत कर दिया, उसके बाद नए एनेक्सेशंस बंद कर दिए। ब्रिटिश इंडिया को कंसोलिडेट करने के पीछे ये लोग कारण ढूंढ रहे थे और बोले मराठा को किस तरह से सब्जुगेट किया जाए, उसका कोई कारण बता दो। तो एक कारण प्रोवाइड कर दिया सलमान खान ने। वीर मूवी देखी सबने? वीर मूवी के अंदर ये पिंडारीज का पूरा बैकग्राउंड। अभी ये पिंडारीज एसेंशियली ये एक ट्राइबल पूरी की पूरी कम्युनिटी हुआ करती थी जो मराठा सरदारों के साथ घूमती रहती, घोड़े लेके, हथियार लेके, और उनको मदद करती थी जब आर्मी की जरूरत होगी आपको सेना में लड़ाई करने के लिए। तो ये सलमान खान और उनकी कंपनी अंग्रेजों को हेल्प कर, मराठास को हेल्प कर रही थी, और ये लोग लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़े इश्यूज कर।
क्या होता कि एक बार मैंने ये एरिया के ऊपर अपना शासन जमा लिया, फिर मैं तो वापस मेरे कैपिटल के ऊपर चला जाऊंगा, ये पिंडारिस को बोलूंगा तुमको जो भी करना है करो, तुम मजे करो। ओके, तो ये बहुत लूटपाट करते थे, तो लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू था। एंड दिस पिंडारीज हु वर अटैच्ड विद द मराठा आर्मीज, द ब्रिटिशर्स डिड नॉट लाइक देम। तो ब्रिटिशर्स ने पिंडारिस का बेस बना के मराठा के ऊपर हमला किया, बोले यार इन लोग को काबू में रखना पड़ेगा। सो यूज्ड टू लूट द एरियाज व्हिच वर कैप्चर्ड बाय द मराठा चीफ, एंड इसके कारण अंग्रेजों ने ये पिंडारी का पूरा बेस बनाया। दूसरा, ये लोग अभी डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आपको किसी के साथ लड़ाई कर रही हो, स्कूल वूल के अंदर मुझे पता है बहुत लोग करते थे कि पहले पैर मारते थे, हाथ मारते थे, तो इसके साथ भी उंगली तो करनी पड़ेगी। बोले उंगली क्या करेंगे, तो पहले पिंडारी का बेस बनाया, बोले देखो यार तुम्हारे पिंडारी ऐसे ऐसे ऐसे, बोले हमला कर देंगे। दूसरा बेस बना दिया कि यहाँ पे मराठास के अंदर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसका कुछ फायदा उठाओ। उसी का ही फायदा उठाया गया जब इसके बैकग्राउंड के अंदर गायकवाड़ जो राजा था उसका एम्बेसडर की मृत्यु हो जाती है पेशवा के एक मिनिस्टर के द्वारा। द मिनिस्टर ऑफ पेशवा किल्स द एम्बेसडर ऑफ अ गायकवाड़। ठीक है, तो गायकवाड़ के राजा के एक दूत की मृत्यु होती है पेशवा के एक मंत्री के द्वारा, और अंग्रेजों को ये चीज पसंद नहीं है। अंग्रेज बोलते हैं पेशवा को कि आपका जो भी इंसान है जिसने ये खून किया हो उसको हमारे हाथ करो। पेशवा बोलता है लो ठीक है, कुछ भी नहीं दूंगा मैं तुमको। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस थिंग द पेशवा रिट्रीटेड, और अंग्रेजों को एक बेस मिल गया और उन्होंने पुणे के ऊपर अटैक कर लिया। The Pune was attacked very badly, and by 1817 and 1818, the Pune Pact was signed, and later on the Maratha Confederacy was dissolved, and the abolishment of Peshwaship took place. पेशवा की अब गद्दी नहीं बची। मराठा की कन्फेडरेसी है उनको सबको साफ कर दिया गया, साथों साथ पेशवा की जितनी भी गद्दी थी उसको भी खत्म कर दिया जाता है। अब मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि इतना बड़ा एम्पायर, इतने अच्छे फोर्सेस, एक नागपुर में बैठा है, एक वहां पे बैठा है, एक पुणे में बैठा है, एक ग्वालियर में बैठा है, एक बड़ौदा में बैठा है, वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर्स आफ्टर द मुगल्स। अंग्रेजों इत्तू से अंग्रेजों के सामने हार गए, कारण क्या थे उसको जानने की कोशिश करते हैं। द नेचर ऑफ द मराठा स्टेट, एक हिस्टोरियन इसको बोलते हैं ये रॉबर स्टेट, लूटपाट का एक पूरा का पूरा इनका जो कैरेक्टरिस्टिक था ना, ये दोनों अंदर अंदर एक दूसरे की सीमाओं के अंदर जाके ये लोग लूटपाट करते। गायकवाड़ के जितने भी कोई सोल्जर्स हो गए वो कहीं और चले गए, इसके सोल्जर्स यहाँ पे चले गए। तो ये रॉबर स्टेट के कारण आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती। आप क्या करते हो कि चोरी करके आए खजाना, वो कितना दिन चलेगा। अगर आप इकोनॉमी अच्छी खासी उभर के रखे होते तो आपके यहाँ जब युद्ध होता है तो वही आपकी इकोनॉमी का फायदा कराता, आपको थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता, आपको हथियारे के लिए और पैसों की जरूरत होती, रिसोर्सेज की जरूरत होती, वो फुलफिल कर पाता। तो मराठा का जो स्टेट था वो रॉबर स्टेट था, लूटपाट के पूरी की पूरी बैकग्राउंड के अंदर बना हुआ स्टेट, इसके कारण उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इकोनॉमिक इश्यूज इसके ही बेस के ऊपर मैंने आपको बताया कि इनकी स्टेबिलिटी नहीं थी, इसके कारण इकोनॉमी भी ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाई, और ये भी एक दूसरा रीजन बनता है। शॉर्ट टार्टेडनेस ऑफ द रूलर्स, देयर वाज नो यूनिटी, कंटिन्यूअस इन फाइटिंग रहा ना। भोसले और होलकर झगड़ते थे, सिंधिया और ये इसका पेशवा झगड़ रहा है, अंदर अंदर सब लोग एक दूसरे के ऊपर मारते रहे। पेशवा का बोला है मुझे मैं राजा मैं राजा मैं राजा, भोसले बोलता था मैं राजा मैं राजा मैं राजा। तो 4-5 राजा मिलके कुछ नहीं कर पाए, इनके बीच में यूनिटी ही नहीं। हैड यूनिटी बीन देयर तो ब्रिटिशर्स इतने बड़े शासक को नहीं हटा सकते। वही है ना, संगठन में तो शक्ति है, और स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। दे डिड नॉट हैड स्ट्रेंथ बिकॉज दे वर नॉट यूनाइटेड। शॉर्ट सर्टेडनेस ऑफ द रूलर्स इंक्लूडिंग द पेशवास, जहां पे ये कंटिन्यूअसली इनके बीच में इनफाइटिंग के कारण ये मुद्दा रहता है। इंफीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वे पिंडारिस का सहारा लेके आप कितना युद्ध जीत पाओ। दे वर वेरी मच बैकवर्ड व्हेन यू कंपेयर द ब्रिटिशर्स। 1857 में भी यही हुआ ना, वो बंदूक चलाते थे, हम लोग तीर कमान चलाते थे, तो फर्क तो पड़ेगा ही, तो डायरेक्ट गोली हम लोग को लग जाती थी। ठीक है, तो इंफीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, वी वर नॉट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, नॉट एडवांस ट्रेनिंग वाज डन। हमारी सेना को अच्छी तरह से सिखाया नहीं जाता था मराठास की, तो एक कारण ये भी देखने को मिलता है। सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी एंड एस्पियोनेज। इंग्लिश डिप्लोमेसी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ टू डील विथ योर एनिमीज। भारत के अंदर इन्होंने इतनी अच्छी तरह से अपना पूरा बेस बनाया है। अब आप देखिए कि कितनी ट्रीटीज की, कितनी सारी युद्ध की, ट्रीटी किया, युद्ध किया, ट्रीटी किया, युद्ध किया, युद्ध किया, ट्रीटी की, यही चलता रहा। ये डिप्लोमेसी का सहारा लिया जब इन्होंने अंदर अंदर ही मराठास को झगड़ा। कॉन्फेडरेसी हुआ करती थी, अंदर ही इन लोग को
लड़ा मरा के खत्म कर दिया। 2003 का यूपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ क्लास को खत्म करते हैं आज की। इसका आंसर क्या होना चाहिए? असर्शन रीजन वाला स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। असर्शन मराठास इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेटिव पावर इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। रीजन दिया गया है मराठास वर फर्स्ट टू हैव अ क्लियर कंसेप्ट ऑफ यूनाइटेड इंडियन नेशन। Which one is correct? Okay, both A and R are true and R is the correct explanation of A. ये तो नहीं दिख रहा। R are true, R is not the correct explanation. Marathas were the first to have clear concept of United Indian Nation. ये तो हमने देखा फेलियर के अंदर। A is true but R is false क्योंकि A वाला सही है। They emerged as one of the strongest forces after the Mughal Empire. The answer is C. अब देखिए यहाँ पे ये ग्रीन सिग्नल आया, ये ग्रीन सिग्नल यहाँ पे आया, अब सेंटर के ऊपर भी ग्रीन सिग्नल आया, बाकी कहाँ रचा है? सी। वो नेक्स्ट क्लास के अंदर खत्म करेंगे।